भारतीय इतिहास के गौरवशाली पन्नों में चाणक्य का जन्म 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में चानाका नामक गांव में चाने और चनेश्वर के यहाँ हुआ था। यह चानाका गांव दक्षिण भारत के गोला विषय क्षेत्र में था। कहा जाता है कि चाणक्य पूरे दांतों के साथ पैदा हुए थे और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा बच्चा एक राज्य पर शासन करेगा, किंतु उनके पिता सादा जीवन जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चाणक्य के वो दांत निकलवा दिए। तब ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा एक राजा निर्माता बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए चाणक्य तक्षशिला गए और फिर विवाह करने के लिए अपने गांव लौट आए, किंतु अपनी पत्नी यशोमती को अपनी बहनों द्वारा गरीबी के कारण अपमानित किए जाने के बाद चाणक्य ने मगध के शासक महापद्मनंद से मिलने और उनसे धन मांगने का फैसला किया। लेकिन राजा की गद्दी पर बैठा महापद्मनंद ने चाणक्य से मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। तब वहीं चाणक्य ने नंद और उसके बेटों को खत्म करने की कसम खाई। चाणक्य को ऋषियों की भविष्यवाणी याद थी, इसलिए वे भविष्य के राजा के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करने लगे। वे नेपाल के तराई क्षेत्र में एक गांव में पहुँचे, जहां अधिकांश क्षत्रिय परिवार शाही मोरों की देखभाल करते थे। उन्हें मौर्य कहा जाता था और वे लगातार महापद्मनंद और उसके पुत्रों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। चाणक्य को पता चला कि ग्राम प्रधान की बेटी मुरा गर्भवती है और वो पूर्णिमा पीना चाहती है। चाणक्य ने उसकी इच्छा इस शर्त पर पूरी करने की पेशकश की कि वह भविष्य में उसके बेटे का पालन पोषण करेंगे। तब ग्राम प्रधान और उसका परिवार इस समझौते पर सहमत हुआ। मुरा के पति सर्वथा सिद्धि मौर्य एक सैन्य जनरल थे जो नंद साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे। चाणक्य ने छत में एक छेद वाली झोपड़ी बनाई और उन्होंने उस झोपड़ी में दूध से भरा एक बर्तन रखा जहां चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी, और उन्होंने गर्भवती मुरा को आमंत्रित किया। चाणक्य ने चंद्रमा के प्रतिबिंब के साथ दूध का बर्तन मुरा को दिखाया और कहा, उस चंद्रमा को पी लो। सम्मोहित होकर मुरा ने दूध से भरा बर्तन पी लिया और उसने मान लिया कि उसने चंद्रमा को पी लिया है। इधर चाणक्य ने चतुराई से छत के उस छेद को बंद कर दिया जहां से वह दूध पी रही थी, और यह भ्रम पैदा कर दिया कि बर्तन खाली होने के बाद चंद्रमा गायब हो गया। इस घटना के बाद मुरा ने अपने बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा, क्योंकि उसने गुप्त रूप से चंद्रमा को पी लिया था। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्य के सम्राट धनानंद को उसकी गद्दी से हटाने की प्रतिज्ञा की थी, और साथ ही भारत की राजगद्दी पर एक योग्य शासक को बैठाने की जिम्मेदारी भी ली थी। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तभी चुन लिया था जब वो बच्चे थे, और उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। मगध साम्राज्य का राजा बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचपन से ही कड़ी शिक्षा दी, क्योंकि लक्ष्य बहुत कठिन और जोखिमों से भरा हुआ था। आचार्य चाणक्य कूटनीति और राजनीति के भी महान ज्ञाता थे, और भविष्य के जोखिमों को देखते हुए उन्होंने कई कदम समय से पहले उठाना शुरू कर दिया था। आचार्य चाणक्य शुरू से ही चंद्रगुप्त को बिना बताए थोड़ी मात्रा में उन्हें जहर देते थे, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। इस विषय में एक प्रसंग यह भी है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़े हुए और आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में धनानंद के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तो एक समय उन्हें धनानंद की संपत्ति और सोने के सिक्कों का खजाना लूटना पड़ा। तभी तिजोरी खोलते समय
उसमें रखी एक अत्यंत विषैले सांप ने चंद्रगुप्त को काट लिया, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। वह सांप बहुत जहरीला था, जिसके कारण चंद्रगुप्त उसी समय मर जाते, लेकिन यह आचार्य चाणक्य की दूरदर्शिता सोच का ही नतीजा था कि वह बच गए। कुछ देर तक सांप के जहर से बेहोश रहने के बाद उन्हें होश आ गया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यह देखकर आचार्य चाणक्य को छोड़कर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी उन्होंने इस समय भी उस भेद को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में धनानंद को हराया और भारत के सम्राट बने, तो उनका विवाह दुर्धरा नामक महिला से हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि डाकू से राजा बने उग्रसेन पहले नंद थे, जिनके उत्तराधिकारी उनके भाई थे, जिनमें से अंतिम धनानंद था। जब महापद्मनंद का सबसे छोटा भाई धनानंद युद्ध हार गया, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब चाणक्य ने उसे एक रथ में समा सकने वाली संपत्ति के साथ राज्य छोड़ने को कहा। जब धनानंद अपनी पत्नी और पुत्री दुर्धरा के साथ जा रहा था, तब चंद्रगुप्त दूसरे रथ में महल में प्रवेश कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। धनानंद ने इस पर ध्यान दिया और अपनी पुत्री को स्वयंवर के अनुसार विवाह करने की अनुमति दी। तब राजकुमारी दुर्धरा अपने पिता के रथ से उतर गई और जब वह चंद्रगुप्त मौर्य के रथ में प्रवेश करने वाली थी, तो रथ के पहियों की 12 तिल्लियां टूट गईं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे शकुन समझा कि यह एक दैवीय संकेत है कि उनका राजवंश 12 पीढ़ियों तक शासन करेगा। भारत की गद्दी मिलने के बाद भी आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में जहर देते रहे, लेकिन उन्होंने यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। समय बीतने के साथ उन्होंने धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में जहर की मात्रा बढ़ा दी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा की इसके कारण मृत्यु हो गई। कहते हैं कि रानी दुर्धरा 9 महीने की गर्भवती थी और उनके प्रसव में केवल 7 दिन शेष बचे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अनजाने में उनके साथ अपना भोजन साझा किया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य इस बात से अनजान थे कि उनके भोजन में जहर था। इसका परिणाम यह हुआ कि चंद्रगुप्त को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बचपन से ही भोजन में जहर ले रहे थे, परंतु रानी दुर्धरा मरणासन अवस्था में पहुंच गई। जब रानी दुर्धरा अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उनके गर्भ में मौर्य वंश का अगला सम्राट था, जिसे भारत का नेतृत्व करना था। यह सूचना तीव्र गति से आचार्य चाणक्य तक पहुंचाई गई और वे शीघ्र ही चंद्रगुप्त मौर्य के कक्ष तक पहुंच गए। उस समय तक किसी को नहीं पता था कि रानी दुर्धरा को अचानक क्या हुआ, लेकिन आचार्य चाणक्य को सब कुछ समझ में आ गया था। वह अच्छी तरह जानते थे कि विष का प्रभाव बहुत तीव्र होता है और किसी भी तरह रानी दुर्धरा को बचाया नहीं जा सकता। साथ ही गर्भावस्था के अंतिम चरण में होने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो गई थी, लेकिन उनके गर्भ में पल रहे भारतवर्ष के अगले महाराजा को बचाया जा सकता था। उस समय आचार्य चाणक्य ने खाने में जहर मिलाने की बात किसी को भी समझाने में समय बर्बाद नहीं किया। आचार्य चाणक्य ने अपनी दूरदर्शिता सोच के अनुसार भावी सम्राट को बचाने के उद्देश्य से रानी दुर्धरा का ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराने का निर्णय लिया। इसे ही आज हम सी सेक्शन डिलीवरी के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज हमारे महान ऋषि मुनियों और वैद्यों ने एक ही समय में की थी। तब आचार्य चाणक्य ने वैद्यों की सहायता से रानी दुर्धरा के पेट का सफल ऑपरेशन किया
और उनके पुत्र को गर्भ से बाहर निकाला। हालांकि रानी दुर्धरा की जहर के प्रभाव से मृत्यु हो गई थी, किंतु भारत का अगला सम्राट जीवित और स्वस्थ था। रानी दुर्धरा के गर्भ से भ्रूण निकालने के बाद जो हुआ उसके बारे में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पुस्तकों में दो अलग अलग कहानियां लिखी हैं। कहते हैं कि जब आचार्य चाणक्य ने दुर्धरा के गर्भ से भ्रूण निकाला तब उसके जन्म में 7 दिन शेष थे। इसके लिए आचार्य चाणक्य प्रतिदिन एक बकरी को मारते थे और उस भ्रूण को बकरी के गर्भ में रखते थे ताकि उसे माँ के पेट की गर्मी मिल सके। इस प्रकार 7 दिन बाद भावी सम्राट का सफलतापूर्वक जन्म हुआ, जो पूर्णतः स्वस्थ था। मान्यता के अनुसार जब रानी दुर्धरा ने विष पिया तो उसकी एक बूंद गर्भस्थ शिशु के सिर तक पहुंच गई। इससे पहले कि जहर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचता, आचार्य चाणक्य ने भ्रूण को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया, लेकिन जहर की बूंद सिर तक पहुंचने के कारण वहां एक स्थायी निशान बन गया, जिसके कारण आचार्य चाणक्य ने शिशु का नाम बिंदुसार रखा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भारतवर्ष के अगले महाराजा बिंदुसार थे, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद और यह जानने के बाद कि चाणक्य ने उन्हें एक जहरीला आदमी बना दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास लेने और श्रवणबेलगोला में एक भिक्षुक जीवन जीने का फैसला किया। बिंदुसार को चाणक्य ने मौर्य वंश के भावी उत्तराधिकारी के रूप में पाला। सिंहासन संभालने के बाद बिंदुसार को चाणक्य के दुश्मनों के द्वारा गलत जानकारी दी गई। ये चाणक्य के वो दुश्मन थे जो उन्हें मंत्रालय से हटाना चाहते थे। उन्होंने बिंदुसार को बताया कि चाणक्य ने आपकी माँ की कोख काटकर उसकी हत्या कर दी। चाणक्य की अपनी शिष्य सुबंध ने बिंदुसार को बताया कि चाणक्य ने दुर्धरा को जहर देकर मार डाला था। इधर चाणक्य को भी लगने लगा था कि अब मंत्रालय से सेवानिवृत्त होने और भिक्षुक जीवन जीने के लिए अर्थशास्त्र जैसी किताब लिखने पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। लेकिन चाणक्य का शिष्य सुबंध उनसे बदला लेना चाहता था। उसने मंत्री पद पाने के लिए चाणक्य को धोखा दिया था। राज्य छोड़ने से पहले चाणक्य ने पत्तों पर कुछ लिखा और उस पर विशेष इत्र छिड़का और उन्हें एक बक्से में छिपा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान दे दिया और पाटलिपुत्र से बाहर रहने लगे। जब तक चाणक्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र कूड़े की ढेर पर बैठकर समाप्त कर रहे थे, उधर सम्राट बिंदुसार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आकर चाणक्य से मुलाकात की, जो बिंदुसार द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में कूड़े के ढेर पर बैठे थे। बिंदुसार उनसे मंत्री के रूप में वापस आने का अनुरोध करने लगे, लेकिन चाणक्य ने मना कर दिया। इसी बातचीत के दौरान सुबंध कूड़े के ढेर पर एक छोटी सी आग गिराकर चला गया और चाणक्य जिंदा जल गए। इसके बाद सुबंध ने धन के लिए चाणक्य का घर तोड़ दिया तो वहां उसे एक छोटा बक्सा मिला। उसने उस बक्से को खोला तो तेज सुगंध महसूस हुआ। उस बक्से के अंदर रखे पत्तों पर लिखा था कि कोई भी इस इत्र को सूंघेगा तो उसे अपना शेष जीवन साधु के रूप में बिताना होगा, अन्यथा वह जल्द ही मर जाएगा। सुबंध समझ गया कि यही कारण होगा कि चाणक्य एक भिक्षुक के रूप में शहर से बाहर रहते थे। वह भी एक जैन भिक्षुक बन गया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि कैसे चाणक्य ने उससे बदला लिया था, क्योंकि उसकी मृत्यु के डर से भिक्षुक बनने के कारण अन्य भिक्षुकों ने उसका मजाक उड़ाया
और वह मगध के मंत्री के रूप में वापस नहीं जा सकता था। भारत के महान सम्राट और बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचारक सम्राट अशोक इन्हीं बिंदुसार के पुत्र थे। हालांकि अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य और पुत्र अशोक की तरह महाराज बिंदुसार का इतिहास की किताबों में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता।